स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग जो है दूसरा जो सेट नंबर हम लोग कर रहे थे साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर, उसका जो है खंड ख करते हैं, जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान के भाग को देखेंगे। और इसमें से ये बहुविकल्पी प्रश्न जो है ये पांचवा है। इसमें 3 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, क, ख और ग। उनको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर बाकी जो प्रश्न हैं 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर जो अति लघु, लघु और दीर्घ है, उनको हम लोग कॉपी में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें से पूछा गया है कि प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल क्या होता है। तो इसमें आईपीएससी नेमिंग में आप लोग देखेंगे तो 1 कार्बन होने पर उसका नाम जो है मेथ होता है, और 2 कार्बन होने पर एथ होता है, और 3 कार्बन होने पर प्रोप होता है। तो ये देखिए प्रोप होगा, और आल उसमें लगता है जिसमें OH ग्रुप लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 कार्बन वाला ये है और उसमें OH लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल। तो ये हमारा जो हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि अधातु है। अब यहाँ पे 3 दिखाई देगा, पोटेशियम। पोटेशियम भी क्या है, एक धातु होती है। ये फ्लोरीन जो है ये अधातु है, ये 17th ग्रुप का तत्व है, ये अधातु है। एल्यूमिनियम भी हमारी धातु है और सोडियम भी धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ठंडे जल से कौन सी जो है धातुएं अभिक्रिया करती हैं, तो जो क्षार धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं, जो 1s और 2s में आती हैं, तो वो जो है अभिक्रिया करती हैं। तो इसमें देखिए ये लोहा जो है, ये लोहा तो डी ब्लॉक का तत्व है, ये नहीं करेगा। कॉपर भी जो है डी ब्लॉक का तत्व है, ये भी नहीं करेगा। सोडियम जो है वो 1s का जो है, ये जो है क्षार धातु है, ये क्या करेगा, आसानी से ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील रहती है। और कार्बन तो अधातु है, तो ये तो अभिक्रिया ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हमारे बहुविकल्पी तीनों प्रश्न हो गए। अब इसके बाद में ये देखिए प्रश्न नंबर 6 जो है, इसमें 3 भाग हैं, 2-2 नंबर का। ये क, ख और ग, इनको हम लोग जो है अभी कॉपी में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो पहला प्रश्न था, और ये पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और उपयोग पूछा गया है। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर उत्तर इसका लिख रखा है, इसके बनाने की विधि क्या होती है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, तो कह रहा है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है। तो जब हम लोग जो है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो इसमें जो जल होते हैं, जल के अणु, तो ये जो जल के अणुओं का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है, इसमें दो हाइड्रो जो है जल के अणु है। हाइड्रेट का मतलब होता है जल, ठीक है, तो हाइड्रेट का मतलब जल होता है। तो इसमें जो है 2 जल के अणु हैं, तो इसलिए हम लोग इसको डाईहाइड्रेट बोलते हैं। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होगा, ये जल जो कि आधे अणु केवल बच जाते हैं, तो आधे को हम लोग हाफ को हेमी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा हेमीहाइड्रेट। तो यही जो होता है, इसी को हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसको हम लोग को क्या करना होता है, गर्म करना पड़ता है। कितना, 373 केल्विन पर। 373 केल्विन ताप पर जब इसको गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें से जो 1.5 जल का अणु होता है वो निकल जाता है, और बाकी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको प्राप्त हो जाता है। इसके देखिए उपयोग क्या है, तो इसके उपयोग हम लोग देख लेते हैं। इसके 4 उपयोग हम लोग लिख रखे हैं यहाँ पर। इसमें पहला उपयोग ये होता है कि टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने के लिए प्लास्टर जो लगाए जाते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर को लगाने में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग जो है, जो खिलौने बनाए जाते हैं उनको में भी किया जाता है, और सजावट के लिए जो हम लोग घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है छत में पुताई करवाते हैं, तो उसमें भी इसका सजावट में प्रयोग किया जाता है। तथा सतहों को चिकना करने के लिए, कभी कभी हम लोग जो दीवारों को चिकना करने के लिए हम लोग इसका जो है प्रयोग करते हैं। तो ये सारे इसके उपयोग हो गए, खिलौने बनाने में, सजावट में, सतह को चिकना करने में और प्लास्टर लगाने में। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न खत्म हो गया। अब इसका हम लोग दूसरा भाग देते हैं,
जो ख भाग है, तो देखिए इसमें ख वाले भाग में पूछा जा रहा है ख में कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, उदाहरण देके समझाना। तो देखिए हम लोग पहले देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। देखो उपचयित होने का मतलब होता है ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकृत होने का मतलब कि उसके साथ में क्या होगा, एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन क्या हो गया, तो ये उपचयित हो गया, मतलब ये ऑक्सीकृत हो गया। और जिसमें से कोई भी ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचयित। तो हम लोग कहेंगे कि जो है इसमें कॉपर ऑक्साइड क्या हो गई है, वो कॉपर में अपचयित हो गई, तो इसमें ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक अभिकारक ऑक्सीकृत होगा और दूसरा अभिकारक अपचयित हो जाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये हमारा एग्जाम्पल भी हो गया और ये जो है आपको वहाँ पर एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला इसमें प्रश्न पूछा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पूछा जा रहा है कि मेंडलीव का आवर्त जो है नियम तथा इस सारणी की दो विशेषताएं लिखी। तो देखिए मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार वो कह रहा है कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीव ने बताया था कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके द्रव्यमान संख्या के, मतलब जिनको हम लोग जो है परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, उनके आवर्त फलन होते हैं। मतलब उनमें अगर परिवर्तन होगा, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता जाएगा तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, परिवर्तित होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये उनका आवर्त नियम था। और इसकी दो विशेषताएं क्या थी, तो उन्होंने क्या बताया था इसके बारे में। तो कहा था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार बढ़ते हैं। तो ये विशेषता होती है कि वर्ग में हम लोग ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। उनके परमाणु जो है भार और परमाणु क्रमांक भी बढ़ते हैं। और दूसरा विशेषता ये है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुण घटते हैं। तो अगर हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं, देखिए ये जो मेंडलीव आवर्त सारणी होती है कुछ इस तरह की होती है, ये इस तरह का होता है। तो इसमें से इसको हम लोग यस बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं और नीचे जो होता है उसको हम लोग एफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको, ये जो खड़ी लाइनें होती है इसको वर्ग बोलते हैं और जो ऐसे बेड़ी लाइनें होती हैं उनको हम लोग आवर्त बोलते हैं। तो आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जब जाते हैं तो हम लोग के जो धात्विक गुण होते हैं वो कम होते हैं, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बढ़ने के कारण उनका आकार जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। ये इसकी क्या होती है, विशेषता। ठीक है, इसका हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न जो हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब होता है कि कार्बन जो है हर जगह पे पाया जाता है, ऐसा क्यों, इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन के जो है बाहरी कोश में या जो संयोजी जिसको कोश हम लोग कहते हैं, उस कोश में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। तो या तो ये 4 एकल बंध बना लेता है, या फिर कोई एक जो है डबल बॉन्ड बना लेगा, मतलब द्विबंध बना लेगा, और 2 जो है एकल बंध बना लेगा। या कभी कभी होता है कि 3 जो है एक जो है त्रिबंध बनाता है और एक जो है एकल बंध बनाते हैं। तो ये 3 तरह से जो है बंध बना सकता है, या तो सभी एकल बंध हो, या तो एक द्विबंध और 2 जो हैं एकल बंध हो जाए, या फिर एक त्रिबंध और एक एकल बंध हो जाए। इस तरह से ये इस अपनी संयोजकता को क्या करता है, पूरी करता है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि कार्बन एक अधातु है तथा इसके 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये 4 अन्य कार्बन या अन्य तत्वों के साथ एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंधों से जुड़ा हो सकता है। इनकी निम्न प्रकृति है। तो इसमें सबसे एक विशेषता होती है कि ये क्या करता है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। मतलब ये कार्बन और कार्बन से जुड़ करके ढेर सारी जो है बंध बनाता जाता है, जिससे बड़ी संख्या के अणु बन जाते हैं। इस गुण को हम लोग बोलते हैं श्रृंखलन।
क्या कहते हैं, श्रृंखला। तो ये क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से बंध बना करके बहुत लंबी जो है श्रृंखला बना देता है। इस गुण को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला। ठीक है, अगला देखिए गुण। फिर एक और होता है कि कार्बन जो है एकल बंध हो सकते हैं। तो कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ एकल, द्वि और त्रिबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। जिन यौगिकों में एकल कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध होता है उनको हम लोग संतृप्त यौगिक कहते हैं, और जिन जो है यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध या त्रिबंध होता है उन्हें हम लोग असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो जिनमें एकल बंध होगा उसको हम लोग संतृप्त कहेंगे, और जिसमें द्वि या त्रि होंगे उनको हम लोग जो है असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो ये हमारा जो है कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति के लिए है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको आंसर में वहाँ पर लिखना होगा। देखिए अगला प्रश्न, इसमें ये जो 7वीं का ख वाला भाग है और ये 4-4 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये पूछा गया है जो ख वाला भाग है, इसमें पूछ रहा है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर इस पर जो है समझाइए। तो निस्तापन क्या होता है और भर्जन क्या होता है, तो ये देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो देखो निस्तापन में कह रहा कि जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, कार्बोनेट अयस्क कैसे बोलते हैं, जिसमें कार्बन के साथ में ऑक्सीजन हो, मतलब CO3 हो, तो उसको हम लोग कार्बोनेट अयस्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ZnCO3, तो इसमें है ना ये CO3, इसी कारण इसको हम लोग कहेंगे कि जिंक का ये कार्बोनेट अयस्क है। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर, सीमित वायु का मतलब कि वायु उपस्थिति ना हो लगभग, मतलब नगण्य को अगर हम लोग अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने से जो ये ऑक्साइड होता है, मतलब ये जो कार्बोनेट होता है ऑक्साइड होता है, तो ये क्या होता है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो कार्बोनेट है हमारा ये क्या होगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। मतलब ये देखिए जिंक ऑक्साइड बन गया ZnO। तो जो जिंक कार्बोनेट था वो जिंक ऑक्साइड बदल गया। तो ये जो होता है जब हम लोग इसको कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह जो है ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन। तो जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो यह ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जो है निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ये अभिक्रिया है ZnCO3, इसको हम लोग जब गर्म करेंगे तो इसमें से ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ ही साथ CO3 से ये CO2 बन जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, अगली देखिए भर्जन। तो इसमें भर्जन में क्या है, तो भर्जन में करा कि ये सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, अब देखिए ऊपर वाले में अभी जो निस्तापन था उसमें वायु की अनुपस्थिति, इसमें क्या है वायु की उपस्थिति, लेकिन यहाँ पर क्या है सल्फाइड अयस्क है। वहाँ पे कार्बोनेट अयस्क थे, यहाँ पे कौन से अयस्क है, सल्फाइड अयस्क। तो ये सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित होती है। तो ये भी किसमें परिवर्तित होता है, ऑक्साइड में। तो ये जैसे देखिए जिंक सल्फाइड है, तो ये सल्फाइड अयस्क है, इसको हम लोग वायु की उपस्थिति में क्या करना है, गर्म करना है। तो वायु में ऑक्सीजन होगा, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल गया, और साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर हमको प्राप्त होती है। तो ये क्या हो गया, जो जिंक ऑक्साइड था, जिंक सल्फाइड था, वो क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड में बदल गया और सल्फर डाइऑक्साइड में। तो ये क्या हो गया, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में बदल गया। कब, जब हम लोग सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तब। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन। तो जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो 7वां प्रश्न खत्म हो गया। अब ये 8वां प्रश्न हम लोग और देखते लेते हैं। इसमें पूछा गया है 8वें में, ये जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये टोटल 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो एथेनॉल क्या होता है, उसकी कह रहा है 4 अभिक्रिया लिखिए, एथेनॉल की अभिक्रिया लिखिए, समीकरण लिखिए, और कह रहा है इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए, और इस एथेनॉल का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं उसका भी जो है पूछा गया है। तो देखिए एथेनॉल क्या होता है, तो इस CH3CH2OH जिसको हम लोग एथिल एल्कोहल बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। तो ये एथिल एल्कोहल को ही एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। इसकी ये एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इसकी 4 अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो ये देखिए क्या होता है, पहली अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो ये देखिए ये अभिक्रिया क्या होती है,
तो जब एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में गर्म करने पर एथेनाइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जो एथेनॉल होता है वो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अगर इसको गर्म करें तो ये एथेनाइक अम्ल में क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ये एथेनाइक अम्ल में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसके लिए देखिए इधर समीकरण लिखा गया है, ये है समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एथेनॉल है CH3CH2OH। इसको हम लोग क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो ये क्या हो गया, हमको एसिटिक अम्ल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एथेनाइक अम्ल, ठीक है। तो एक अभिक्रिया हो गई ऑक्सीकरण। दूसरी अभिक्रिया देखिए ये सोडियम से अभिक्रिया। तो ये क्या होता है, सोडियम से अभिक्रिया कर लेता है। तो देखिए एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, निकालता है इसमें से। तो ये देखिए अभिक्रिया क्या है, CH3CH2OH और 2Na। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो H है ये हट जाता है और इसकी जगह पे Na क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसमें देखो CH3CH2OH में से H हट जाएगा और इसमें इस जगह पर Na लग जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 2CH3CH2ONA और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है, ठीक है। अगली अभिक्रिया देखिए, जो तीसरी अभिक्रिया है, तो वो तीसरी अभिक्रिया है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो इसको हम लोग जो है जल अपघटन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए कह रहा है कि एथेनॉल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के अधिक में गर्म करने पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी हमने पीछे देखा था कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एथेनॉल जो संतृप्त है वो क्या हो गया, असंतृप्त में बदल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग सांद्र H2SO4 के अधिक में इसको हम लोग गर्म करते हैं ना, तो इसमें से जल निकल जाता है। क्या निकल जाता है, जल। तो ये जो है उसमें निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये OH यहाँ से हट जाता है गर्म करने पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ से OH हट जाएगा और यहाँ से एक H हट जाएगा। तो यहाँ से ये H2O बन करके निकल जाता है। तो ये H2O निकल गया है और साथ ही में यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ से ये OH हट गया। इसकी वजह से यहाँ पर सिंगल की जगह पर डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो यहाँ पर ये एथिलीन हमको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया हो गई तीसरी। अब ये देखिए चौथी अभिक्रिया और है, इसको हम लोग देख लेते हैं। चौथी अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें चौथी अभिक्रिया में करा है कि एथेनाइक अम्ल से अभिक्रिया, अगर एथेनाइक मतलब कि हम लोग एस्टिक अम्ल से इसकी अभिक्रिया कर दें। तो देखिए एस्टिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पे क्या होगा, यहाँ पर ये एस्टिक अम्ल का H और इसका OH ये दोनों मिलकर के जल बन जाते हैं और साथ में क्या होता है, ये जो है इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये हमको यहाँ पर एस्टर एक प्राप्त होता है जिसका नाम होता है एथिल एसीटेट। क्या नाम होता है, एथिल एसीटेट। तो ये देखो बाद में जुड़ता है तो इसको हम लोग एथिल बोलते हैं और ये इसका नाम हो जाता है एसीटेट। तो ये हमको एथिल एसीटेट यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3CO और यहाँ पर C2H5 जुड़ जाता है, ठीक है। तो जब एथेनॉल को एथेनाइक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एस्टर। तो ये हमारी जो 4 अभिक्रियाएँ थी, ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब इनके जो है हम लोग के 3 उपयोग भी जो है लिखने थे। तो हम लोग इसके 3 उपयोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसको देखिए हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 4 उपयोग हैं। करा के टिंचर आयोडीन के निर्माण में, तो एथेनाइक अम्ल का एथिल अल्कोहल का जो उपयोग है हम लोग टिंचर आयोडीन के निर्माण में करते हैं। कफ सिरप और टॉनिक के निर्माण में इसका किया जाता है। एल्कोहलीय जो पेय पदार्थ होते हैं उनके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।